हाँ जी, तो फिर कैसे हैं सब लोग? बढ़िया? चलो हम आज स्टार्ट करते हैं जो 11th का फर्स्ट चैप्टर है दी लिविंग वर्ड उसका सेकंड लेक्चर। पहला लेक्चर अपलोड कर दिया गया है, वहाँ से आप यूट्यूब पे देख सकते हैं इसी चैनल पे। और जो सेकंड लेक्चर है वो अब स्टार्ट करते हैं यहाँ जीव जगत में विविधता से। मैं हूँ सुधीर चौधरी और अब स्टार्ट करते हैं ये लेक्चर। चलो पहले क्या बोलता है जीव जगत में विविधता। जीव जगत में विविधता इसके बारे में एनसीईआरटी क्या बोलती है अभी विस्तार से देख लेते हैं। यदि आप अपने आसपास देखते हैं तो जीवों की बहुत सी किस्में देखते हैं। बिल्कुल आसपास तो बहुत सारी किस्में यानी कीड़े मकोड़े जीव जंतु पशु पक्षी। ये किस्में गमले में उगने वाले पौधे कीट पक्षी पालतू तथा अन्य प्राणियों में पौधों की हो सकती है। बहुत से ऐसे जीव भी होते हैं जिन्हें आप आंखों की सहायता से नहीं देख सकते, लेकिन आपके आसपास ही है। हाँ, बैक्टीरिया है, उनको हम आंखों से नहीं देख सकते, माइक्रोस्कोप से देखना पड़ता है। यदि आप अपने अवलोकन के क्षेत्र को बढ़ाते हैं तो आपको विविधता की एक बहुत बड़ी श्रृंखला दिखाई पड़ती है। स्पष्टतः यदि आप किसी सघन वन में जाएं, आपको जीवों की बहुत बड़ी संख्या तथा उनकी कई किस्में दिखाई पड़ेगी। प्रत्येक प्रकार के पौधे जंतु तथा जीव को आप देखें तो किसी एक जाति स्पीसीज का प्रतीक है। प्रत्येक प्रकार का प्लांट, प्रत्येक प्रकार का जो एक जीव है, यानी प्रत्येक प्रकार का जो एक ऑर्गेनिज्म है वो एक स्पीसीज का प्रतीक है। ठीक है। अब तक ज्ञात तथा वर्णित स्पीसीज की संख्या 1.7 मिलियन से 1.8 मिलियन तक हो सकती है, यानी 1.7 इंटू 10⁶ तक हो सकती है। हम इसे जैविक विविधता अथवा पृथ्वी पर स्थित जीवों की संख्या तथा प्रकार कहते हैं। हमें ये स्मरण रखना चाहिए कि जैसे जैसे हम नए यहाँ तक कि पुराने क्षेत्रों की खोज करते हैं, हमें नए नए जीवों का पता लगता रहता है। बिल्कुल सही बात। अब हम आगे देखते हैं आगे और इसके बारे में क्या बताया गया है। जैसा कि ऊपर बताया गया है, विश्व में कई मिलियन पौधे तथा प्राणी हैं। टोटल ज्ञात कितने हैं अब तक? 1.7 से 1.8 मिलियन तक। हम पौधों तथा प्राणियों को उनके स्थानीय नाम से जानते हैं। ये स्थानीय नाम एक ही देश के विभिन्न क्षेत्रों के अनुसार बदल रहते हैं। बिल्कुल जैसे हमारे इंडिया में देख लो, साउथ इंडिया और नॉर्थ इंडिया को देख लो, कंपेयर कर लो, वहाँ पे लैंग्वेज अलग तो स्थानीय नाम भी चेंज हो जाता है। यदि हमने कोई ऐसी विधि नहीं निकाली जिसके द्वारा हम किसी जीव के विषय में चर्चा कर सकें, जो शायद इससे भ्रमकारी स्थिति पैदा हो सकती है। यानी ये क्या बोल रहा है कि एक नाम से पूरे विश्व में किसी एक जीव को जाना जाए। प्रत्येक जीव का एक मानक नाम होता है जिससे वे उसी नाम से सारे विश्व में माना जाता है। इस प्रक्रिया को नोमेनक्लेचर या नाम पद्धति कहते हैं। स्पष्ट नाम पद्धति तभी संभव है जब हम जीव का वर्णन सही हो। हम ये जानते हैं कि ये नाम किस जीव का है, इसे पहचानना कहते हैं। यानी नोमेनक्लेचर का जो पहला स्टेप है वो क्या है? आइडेंटिफिकेशन। पहला स्टेप क्या है? आइडेंटिफिकेशन। अध्ययन को सरल करने के लिए अनेक वैज्ञानिकों ने प्रत्येक ज्ञात जीव को वैज्ञानिक नाम देने की प्रतिक्रिया बनाई है। ये प्रक्रिया को विश्व में सभी जीव वैज्ञानिकों ने स्वीकार किया है। पौधों के लिए वैज्ञानिक नाम का आधार मानकर सर्वमान्य नियम तथा कसौटी है जिनको ICBN, यानी पौधों के लिए क्या होगा? ICBN होगा, जिससे ICBN यानी इंटरनेशनल कोड ऑफ बोटेनिकल नोमेनक्लेचर, ये ध्यान में रख लेना। और जंतुओं के लिए ICZN इंटरनेट कोड ऑफ जूलॉजिकल नोमेनक्लेचर, इसका थोड़ा फुल फॉर्म ध्यान रख लेना। और इसके बाद में हम अभी देखते हैं इसको, तो इसमें क्या बता रहा है? वैज्ञानिक नाम की यह गारंटी है कि प्रत्येक जीव का एक ही नाम रहेगा। यानी ICBN और ICZN क्या गारंटी देती है? कि प्रत्येक जीव और पौधे का एक ही नाम रहेगा। ये किसी भी जीव के वर्णन से विश्व में किसी भी भाग में लोग एक ही नाम बता सकेंगे। ये तभी सुनिश्चित कर सकते हैं जब एक ही नाम किसी दूसरे ज्ञात जीव का नाम न हो। बिल्कुल सही बात। अब हम आगे देखते हैं आगे और क्या बताया गया इसके बारे में। ये आगे द्विनाम पद्धति के बारे में बता रहा है। यानी जीव वैज्ञानिक ज्ञात जीव के वैज्ञानिक नाम देने के लिए सार्वजनिक मान्य नियमों के पालन करते हैं। प्रत्येक नाम के दो घटक हैं। ये दो घटक किसको बता रहा है? जो दो जगत नाम पद्धति है ना,
जिसको कोरोलस लीनियस ने दी थी, उसके बारे में बता रहा है। इसके दो घटक होते हैं, वंश नाम तथा जाति संकेत पद। इस प्रणाली को जिनमें दो घटक होते हैं उसे द्विपद नाम पद्धति कहते हैं। इस नामकरण प्रणाली के कैरोलस लीनियस ने सुझाया था। कैरोलस लीनियस का पहला नाम था कोरवॉलिन। उन्होंने द्विनाम पद्धति दी तो अपना नाम भी कैरोलस लीनियस रख लिया, दो शब्दों में। इसका उपयोग सारे विश्व के जीव विज्ञानी करते हैं। दो शब्दों वाली नामकरण प्रणाली बहुत सुविधाजनक है। आओ आपको आम के उदाहरण द्वारा वैज्ञानिक नाम देने की विधि को समझाएं। आम का वैज्ञानिक नाम मेंजिफेरा इंडिका है, मेंजिफेरा इंडिका। तब आप ये देख सकते हैं कि ये नाम के द्वि पद्धति में नाम है। इसमें एक नाम है मेंजिफेरा, मेंजिफेरा यानी ये वंश नाम है, और इंडिका एक विशिष्ट स्पीसीज या जाति संकेत पद है। नाम पद्धति के अन्य सार्वजनिक नियम निम्नलिखित हैं। जैविक नाम प्राय लैटिन भाषा में लिखे जाते हैं। लैटिन भाषा में क्यों लिखे जाते हैं? क्योंकि ये भाषा अब विश्व में कहीं पर भी नहीं बोली जाती और ये भाषा विलुप्त हो चुकी है, इसीलिए लैटिन भाषा पर लिखे जाते हैं और तिरछे अक्षरों में लिखे जाते हैं। इनका उद्भव चाहे कहीं से भी हुआ, इनका लैटिनीकरण अथवा इन्हें लैटिन भाषा में व्युत्पन्न समझा जाता है। जैविक नाम में पहला जो द्विनाम पद्धति है उसमें पहला शब्द होता है वो वंश नाम होता है और दूसरा जाति संकेत पद होता है। जैविक नाम को जब हम हाथ से लिखते हैं तब दोनों शब्दों को अलग अलग लिखा जाता है, रेखांकित किया जाता है तथा छपाई में तिरछा छापा जाता है। ये रेखांकन एक लैटिन उद्भव को दर्शाता है और ये जो रेखांकन किया जाता है ये किसको दर्शाता है? ये एक लैटिन उद्भव को दर्शाता है। पहला अक्षर जो वंश नाम को बताता है वह बड़े अक्षरों में होना चाहिए, जबकि जाति संकेत पद में छोटा अक्षर होना चाहिए। यानी ये मेंजिफेरा इंडिका है, इसको यदि हम लिखेंगे तो मेंजिफेरा में एम बड़ा होगा और आई इंडिका में छोटा होगा के उदाहरण की व्याख्या कर सकते हैं। ठीक है। जाति संकेत पद के बाद जैविक नाम के अंत में लेखक का नाम लिखा जाता है, लेखक का नाम लिखते हैं और इसे संक्षेप में लिखा जाता है। उदाहरण थे मेंजिफेरा इंडिका लीन, लीन यानी ये लीनियस के बारे में बता रहा है, यानी वैज्ञानिक का नाम जिसने ये नाम दिया, लीनियस ने ये नाम दिया था, तो इसका नाम ये लीन अंत में लिख दे। इसका अर्थ है कि ये स्पीसीज का सबसे पहले वर्णन लीनियस ने किया था। ये जो क्वेश्चन है ये आ चुका है 2K70 नीट में, ये 2017 नीट में आ चुका है, जिसमें एक ऑप्शन था ये वाला जिसमें कोष्टक में लीन था और एक दूसरा था जिसमें कोष्टक में लीन नहीं था। यहाँ से भी क्वेश्चन आ चुका है। यद्यपि सभी जीवों के अध्ययन करना लगभग असंभव है, लेकिन ऐसी युक्ति बनाने की आवश्यकता हुई जो संभव कर सके। यानी इस प्रक्रिया को वर्गीकरण कहते हैं, यानी एक वर्ग में बांट दिया गया जिनके लक्षण सेम है। ठीक है। वर्गीकरण वह प्रक्रिया जिसमें कुछ सरलता से दर्शीय गुणों के आधार पर सुविधाजनक वर्ग में वर्गीकृत किया जाता है। उदाहरण के लिए हम पौधों तथा प्राणियों और कुत्तों, बिल्ली तथा कीटों को सरलता से पहचान लेते हैं। जैसे ही हम इन शब्दों का उपयोग करते हैं उसी समय हमारे मस्तिष्क में इन जीवों के कुछ गुण आ जाते हैं जिससे उनका वर्ग से संबंध होता है। जब आप कुत्ते का नाम लेते हैं तो अवश्य हमारे माइंड में एक कुत्ते की पिक आएगी। जैसे हम बिल्ली का लेते हैं तो बिल्ली की ही पिक आएगी। यदि हम अस्लेशियन के विषय में सोचते हैं तो क्या आपको पता है कि ये किसके विषय में चर्चा कर रहे हैं? अस्लेशियन जो है एक ये कुत्तों की प्रजाति है, यानी डॉग्स स्पीसीज है ये एक। ठीक है। ये अस्लेशियन के विषय में, इसके विषय में चर्चा करते हैं। मान लो हम स्तनधारी को कहना चाहें तो वे जंतु जिनके आप वही सोचोगे जिनके बाह्य कर्ण और कान, शरीर पर बाल हो। इस प्रकार पौधों के लिए हम गेहूं के विषय में चर्चा करें, हमारे माइंड में गेहूं का पौधा आ जाता है। इसी प्रकार ये सब जो हम पौधे, स्तनधारी, गेहूं, चावल, जंतु आदि, ये सब हम इनका प्रयोग कर रहे हैं, ये एक टेक्सा है, यानी ये एक टेक्सा को बताता है। ठीक है। यहाँ आपको स्वीकार करना चाहिए कि टेक्सा विभिन्न स्तर पर सही वर्गों को बताता है। पौधा भी एक टेक्सा है, गेहूं भी एक टेक्सा है, इसी प्रकार जंतु, स्तनधारी, कुत्ता, ये सभी भी एक टेक्सा है। लेकिन क्या आप जानते हैं कुत्ता एक स्तनधारी तथा स्तनधारी प्राणी है, इसलिए प्राणी, स्तनधारी और कुत्ता विभिन्न स्तरों पर टेक्सा को बताते हैं। ठीक है।
अब आगे देखते हैं। इसीलिए गुणों के आधार पर सभी जीवों को विभिन्न टैक्सा में वर्गीकृत कर सकते हैं। गुण जैसे प्रकार, रचना, कोशिका की संरचना, विकासीय प्रक्रम, जीव की पारिस्थितिक सूचकांक आवश्यक है। ये सभी आधुनिक वर्गीकरण अध्ययन के आधार हैं। इसीलिए विशेषीकरण यानी विशेषीकरण और उसके बाद में पहचान, आइडेंटिफिकेशन, वर्गीकरण, नाम पद्धति आदि ऐसे क्रम प्रणाली है जो वर्गीकी के आधार है। वर्गीकी कोई नई नहीं है। मानव सदैव विभिन्न प्रकार के जीवों के विषयों में एकाधिकार जानने का प्रयत्न करता रहा, विशेष रूप से उनके विषय में जो उनके लिए अधिक उपयोगी होते हैं। आदिम मानव को अपनी मूलभूत आवश्यकता जैसे भोजन, कपड़े तथा आवास के लिए नए नए स्रोत खोजने पड़ते थे। विभिन्न जीवों के वर्गीकरण का आधार उपयोग पर आधारित था। यानी जो आदिम मानव थे उनका मेन वर्गीकरण कैसा था? रोटी, कपड़ा, मकान, यानी एकदम सिंपल सा वर्गीकरण था उनका, ज़्यादा यानी जटिल बातों पर आधारित नहीं था। काफी समय से मानव विभिन्न प्रकार के जीवों के विषय में जानने तथा उनकी विविधता सहित उनके संबंधों में रुचि लेता है। अध्ययन की इस शाखा को वर्गीकरण पद्धति यानी सिस्टेमेटिक्स कहते हैं। सिस्टेमेटिक शब्द लैटिन भाषा के सिस्टम से आया, जिनका अर्थ है जीवों की नियमित व्यवस्था। लिनियस ने अपने पब्लिकेशन का टाइटल सिस्टेमा नेचुरी चुना। यानी ये जो क्वेश्चन है ना, ये यहाँ से आ सकता है। लिनियस की बुक सिस्टेमा नेचुरी, जिसमें उसने सिस्टेमेटिक्स का वर्णन किया था। ठीक है, ये एक बुक है जो लिनियस की एनसीईआरटी में दे रखी, बाकी को ध्यान में नहीं रखना है। वर्गीकरण पद्धति में पहचान, नाम तथा वर्गीकरण को शामिल करके इन क्षेत्रों को बढ़ाया जाता है। वर्गीकरण पद्धति में जीवों के विकास संबंध का भी ध्यान रखा जाता है। ये लाइन इंपॉर्टेंट है। वर्गीकरण क्षेत्र में जीवों के विकास संबंध का बहुत ज़्यादा ध्यान रखा जाता है, ये अंडरलाइन कर लीजिए। यानी विकास संबंध को बहुत ज़्यादा ध्यान में रखा जाता है। अब आगे हम देखते हैं, आगे आता वर्गीकी संवर्ग। इसके बारे में और आइडिया ले लेते हैं। वर्गीकरण एकल सोपान प्रक्रम नहीं है, यानी ये अनेक सोपानों से मिलकर बना होता है। ठीक है, वर्गीकरण एकल सोपान प्रक्रम नहीं है, बल्कि इसमें पदानुक्रम सोपान होते हैं, जिनमें प्रत्येक सोपान पद तथा वर्ग को दर्शाता है। चूंकि संवर्ग समसत वर्ग की व्यवस्था है, इसीलिए इसे वर्गीकी संवर्ग कहते हैं। और तभी सारे वर्गीकी संवर्ग मिलकर वर्गीकी पदानुक्रम बनाते हैं। प्रत्येक संवर्ग वर्गीकरण की एक इकाई को प्रदर्शित करता है। वास्तव में ये एक ही पद को दिखाता है, जिसे प्राय वर्गक या टैक्सोन कहते हैं। जैसे स्पीसीज क्या है? एक टैक्सोन है, एक वर्गक है, ये उसके बारे में बता रहा है। ठीक है, वर्गीकी संवर्ग तथा पदानुक्रम का वर्णन एक उदाहरण द्वारा कर सकते हैं। जैसे कीट जीवों का एक वर्ग को दर्शाता है। इसमें एक समान गुण जैसे 3 जोड़ी टांगे होती है। इसका अर्थ है कि कीट स्वीकार्य सुस्पष्ट जीव है जिसका वर्गीकरण किया जा सकता है। इसे एक पद अथवा संवर्ग का दर्जा दिया जा सकता है। क्या आप ऐसी किसी जीव के अन्य वर्ग का नाम बता सकते हैं? स्मरण रहे कि वर्ग संवर्ग को दिखाता है। प्रत्येक पद तथा वर्गक वास्तव में वर्गीकरण की एक इकाई को बताता है। यह वर्गीकरण वर्ग या संवर्ग सुस्पष्ट जैविक है, ना कि केवल आकारिकी संवहन। ठीक है, ज्ञात सभी जीवों में वर्गीकीय अध्ययन से सामान्य संवर्ग जैसे जगत यानी किंगडम, संघ यानी फाइलम अथवा भाग पौधों के लिए, और वर्ग यानी क्लास, गण यानी ऑर्डर, और कुल यानी फैमिली, वंश यानी जीनस, और स्पीसीज यानी जाति का विकास हुआ है। पौधे तथा प्राणियों दोनों में स्पीसीज सबसे निचले संवर्ग में आती हैं। ठीक है, और इसमें सबसे ज़्यादा समान लक्षण किसमें होते हैं? स्पीसीज में ही होते हैं। ठीक है, अब आप ये प्रश्न पूछ सकते हैं कि किसी जीव को विभिन्न संवर्गों में कैसे रखते हैं। इसके लिए मूलभूत आवश्यकता व्यष्टि अथवा उनके वर्ग के गुणों का ज्ञान होना। यानी किसी भी जीव को हम तभी वहाँ रख सकते हैं जब उसके बारे में हमें संपूर्ण जानकारी हो। संपूर्ण जानकारी होगी तो हम उससे मिलते जुलते वर्ग में रख देंगे। ये समान प्रकार के जीवों अथवा अन्य प्रकार के जीवों में समान तथा विभिन्नता को पहचानने में सहायता करते हैं।
आगे पहला आता है स्पीसीज। स्पीसीज यानी जाति। जो सोपानुक्रम होते हैं स्पीसीज, उसके बाद में जो जीनस आता है, जीनस के बाद में फैमिली आती है। ये सब इसका यहाँ से अच्छी तरह से वर्णन किया जा रहा है एनसीईआरटी में। स्पीसीज वर्गीकीय अध्ययन में जीवों के वर्ग अथवा उन जिनमें मौलिक समानता होती है उन्हें स्पीसीज कहते हैं। स्पीसीज में सबसे ज़्यादा समान लक्षण होते हैं। सबसे ज़्यादा कौन से होते हैं? समान लक्षण, और सबसे कम होते हैं सामान्य लक्षण। ठीक है। हम किसी भी स्पीसीज को उसमें उपस्थित संबंधित स्पीसीज से उनके आकारिकी विभिन्नताओं के आधार पर उन्हें एक दूसरे से अलग कर सकते हैं, जिसके लिए हम मेंजिफेरा इंडिका, आम, ठीक है, इसमें स्पीसीज कौन सी है? इंडिका। सोलेनम ट्यूबिरोसम आलू, यानी इसमें स्पीसीज कौन से? ट्यूबिरोसम। और पैंथेरा लियो, यानी से इसमें स्पीसीज कौन सी है? लियो के उदाहरण लेते हैं। इन सभी तीनों में इंडिका, ट्यूबेरोसम और लियो जाति संकेत पद हैं, जबकि पहले शब्द मेंजिफेरा, सोलेनम और पैंथेरा ये वंश के नाम है। ये हम सब जानते हैं क्योंकि द्विनाम जगत पद्धति में पहले डिस्कस किया जा चुका है। यह टेक्सा अथवा संवर्ग को निरूपित करता है। बिल्कुल सही बात है। प्रत्येक वंश में एक अथवा एक से अधिक जाति संकेत पद हो सकते हैं। प्रत्येक वर्ग में जैसे पैंथेरा लियो, पैंथेरा टाइग्रिस, टाइगर का हो गया, पैंथेरा पार्डस, इसमें एक और जाति आती है। यानी जो एक ये यानी एक वंश है उसमें एक से अधिक जाति हो सकती है। जो विभिन्न जीवों जिनमें आकारिकी गुण समान हो को दिखाता है। उदाहरण थे पैंथेरा में एक अन्य जाति संकेत पद टिग्रिस है, सोलेनम में नाइग्रिम और मेलेजेना भी आते हैं। मानव की जाति स्पेंसियस होमोसेपियंस है। जैसे मान लो होमो तो हो गए, इसमें वंश और जाति हो गई सेपियंस, जो होमो वंश में आता है, इसीलिए मानव का वैज्ञानिक नाम होमोसेपियंस है। आगे हम लेते हैं इसमें वंश को। वंश से संबंधित स्पीसीज का वर्ग आता है। ये बात तो आपको सब ध्यान है, आप सबको ये बात ध्यान है, जिसमें स्पीसीज के गुण अथवा अन्य वंश में स्थित स्पीसीज की तुलना में समान होता है। हम कह सकते हैं कि वंश समीपस्थ संबंधित स्पीसीज का समूह। उदाहरण थे आलू, टमाटर और बैंगन। ये दोनों अलग अलग स्पीसीज है, लेकिन ये सभी सोलेनम वंश में आते हैं। सोलेनम वंश में कौन आता है? आलू, टमाटर, बैंगन। शेर पैंथेरा लियो, चीता पैंथेरा पार्डस और तथा टाइगर पैंथेरा टिग्रिस, जिनमें बहुत से गुण हैं, ये सभी पैंथेरा वंश में आते हैं। ये वंश दूसरा वंश फेनिस जिसमें बिल्ली आते हैं से भिन्न है। यानी जो बिल्ली और ये टाइगर है ना, उनका कुल एक ही है, फैमिली एक ही है इनकी। इसकी आगे चर्चा हो जाएगी। अब हम आगे देखते हैं इसमें। आगे आता है कुल यानी फैमिली। अगला संवर्ग कुल है, जिसमें संबंधित वंश आते हैं। वंश स्पीसीज की तुलना में कम समानता प्रदर्शित करते हैं। जैसे जैसे ऊपर आते हैं उस प्रकार समान लक्षण कम होते जाते हैं और सामान्य लक्षण बढ़ते हैं। ठीक है। कुल के वर्गीकरण के आधार पर पौधों में कायिक तथा जनन गुण है। उदाहरण थे पौधों में 3 विभिन्न वंश सोलेनम, पिटूनिया और धतूरा को सोलेनेसी फैमिली में रखते हैं, जबकि प्राणियों वंश पैंथेरा जिनमें शेर, बाघ, चीता आते हैं, फेनिस बिल्ली आती है तथा फेनिस बिल्ली आती है जिसे फेनेडी कुल में रखा जाता है। यानी बिल्ली और जो ये शेर, बाघ और चीता है उनका एक ही कुल है, कौन सा? फेनेडी कुल। इसी प्रकार यदि आप बिल्ली तथा कुत्ते के लक्षण को देखते हैं, दोनों में कुछ समानता तथा विभिन्नताएं दिखाई देती हैं। उन्हें क्रम से दोनों विभिन्न कुलों कैनिडी और फेनिडी में रखा जाता है। यानी ये अब 2 कुल बता दिए, एक कैनिडी बता दिया और एक फेनिडी बता दिया। आगे हम देखते हैं गण। गण यानी ऑर्डर। आपने पहले देखा कि संवर्ग जैसे स्पीसीज, वंश, कुल समान तीनों लक्षणों पर आधारित है। प्राय गण तथा अन्य उच्चतर
वर्गीय सामरिक पहचान लक्षणों के समूहन के आधार पर करते हैं। गण में उच्चतर वर्ग होने के कारण कुलों के समूह होते हैं। यानी गण में किन के समूह हो गए? फैमिली के समूह हो गए। ऑर्डर में किन के समूह हो गई? फैमिली के समूह। ठीक है। जिनके कुछ लक्षण समान होते हैं, जिनमें एक लक्षण जैसे कुल में शामिल विभिन्न वंश की अपेक्षा कम होते हैं, पादप कुल जैसे कॉर्न, वोल्यूसी, सोलेनेसी को पोलिसोनियल्स गण में रखते हैं। ठीक है। इनका मुख्य आधार पुष्पी लक्षण है, जबकि प्राणी कॉर्निवेरा गण में फेनिडी तथा कैनिडी कुलों को रखा जाता है। अब आगे आता है गण से आगे वर्ग, यानी ऑर्डर से आगे क्लास। इसका थोड़ा क्रम याद कर लेना। इस संवर्ग में संबंधित गण आते हैं। उदाहरण थे प्राइमेटा गण, जिनमें बंदर, गोरिल्ला तथा गिब्बन आते हैं, और कार्निवोरा गण, जिसमें बाघ, बिल्ली, कुत्ता आते हैं, को मेमेलिया वर्ग में रखा गया है। मेमेलिया वर्ग में इसको रख दिया गया है। इसके अतिरिक्त मेमेलिया वर्ग में अन्य गण भी आते हैं, ये हम सब जानते हैं। अब आता है आगे फाइलम। फाइलम यानी संघ। वर्ग जिनमें जंतु जैसे मछली, उभयचर, सरीसृप, पक्षी तथा स्तनधारी आते हैं। अगले उस तरह संवर्ग जिसे संघ कहते हैं का निर्माण करते हैं। इन सभी को एक समान गुण जैसे नोटोकॉड तथा परिष्टीय खोखली तंत्रिका तंत्र होने के आधार पर कोर्डेटा संघ में रखा गया है। पौधों के इन वर्गों जिनमें कुछ एक ही समान के लक्षण होते हैं को उच्चतर संवर्ग भाग डिवीजन में रखा जाता है। अब फाइलम से आगे क्या आता है? जगत। जगत आता है, इसके बारे में देख लेते हैं। जगत जंतु के जगत यानी किंगडम, जिसमें एक तो हो गया एनिमल किंगडम और एक हो गया प्लांट किंगडम। यहाँ से यानी एनिमल और प्लांट में बांटा जाता है। जंतुओं के वर्गीकरण तंत्र में विभिन्न संघों के सभी प्राणियों को उच्चतर संवर्ग जगत में रखा गया है, जबकि पादप जगत के विभिन्न भाग डिवीजन के सभी पौधों को रखा गया है। विभिन्न संघों के सभी प्राणियों को एक अलग जगत एनिमेलिया में रखा गया है, जिससे कि इन्हें पौधों से अलग किया जा सके। यानी जो ये जंतु है ना, उनको एनिमेलिया में रख दिया गया, जिससे इनको पौधों से अलग किया जा सके। और जो पादप है उनको एक अलग भाग डिवीजन में रख दिया गया है। ठीक है। पौधों को प्लांटी जगत के अंतर्गत रखा जाता है। यानी हम पौधों के लिए क्या यूज करेंगे? डिवीजन यूज करेंगे। ठीक है। भविष्य में इन दोनों वर्गों को जंतु तथा पादप जगत कहेंगे, प्लांट किंगडम और एनिमल किंगडम, जो कि आगे हमारे चैप्टर भी है। ठीक है। इनमें स्पीसीज से लेकर जगत तक विभिन्न वर्गीय संवर्ग का आरोही क्रम में दिखाया गया है। ये संवर्ग है, यद्यपि वर्गीय वैज्ञानिकों ने इस पदाक्रम को उपसंवर्ग भी बताए हैं, जो विभिन्न टेक्सा के उचित वैज्ञानिक स्थान देने में सुविधा होती है। तो हम ये जो साइड में एक डायग्राम है, इस डायग्राम का थोड़ा सा एनालिसिस कर लेते हैं। सबसे यानी इसको यदि आरोही क्रम यानी बढ़ते हुए क्रम में रखा जाए तो सबसे नीचे नीचे कौन आएगा? जाति। जाति में जो समान लक्षण है वो होंगे सबसे ज्यादा, और सामान्य लक्षण होंगे सबसे कम। जाति से क्या बनता है? वंश। जाति से क्या बनता है? वंश। और वंश में समान लक्षण और कम हो जाएंगे और सामान्य लक्षण बढ़ जाएंगे। वंश से क्या बनता है? कुल यानी फैमिली। वंश से क्या बनती है? फैमिली। जैसे जैसे ऊपर जाएंगे वैसे वैसे समान लक्षण कम होते जाएंगे और सामान्य लक्षण है वो बढ़ते जाएंगे, यानी जाति से जगत की ओर जाएंगे। तब फैमिली से क्या बनता है? गण। गण यानी ऑर्डर। ऑर्डर से क्या बनती है? वर्ग यानी क्लास। वर्ग यानी क्लास। और क्लास से क्या बनता है? संघ यानी फाइलम और डिवीजन। हम ये फाइलम शब्द यूज करेंगे एनिमल के लिए और डिवीजन शब्द यूज करेंगे प्लांट के लिए। और यानी संघ या फाइलम या डिवीजन से किंगडम यानी जगत बनता है। ठीक है। अब क्या करते हैं, कई वैज्ञानिक है वो इनको और बांट देते हैं। जैसे किंगडम में तो वो किंगडम में ही रखते हैं, जैसे
यहाँ फाइलम हो गया, इसको सब फाइलम और सुपर फाइलम में बांट देंगे। यहाँ जो ये क्लास होगी इसको सब क्लास और सुपर क्लास में बांट देंगे। सुपर क्लास यानी क्लास से ऊपर, सब क्लास यानी क्लास से नीचे। इसी प्रकार गण को भी बांट देंगे, कुल को भी बांट देंगे, और ऑर्डर को भी बांट देंगे, और स्पीसीज को भी बांट देंगे। यानी ये सभी को बांट देंगे, जिससे क्या है वो, जिससे नोमेनक्लेचर में आसानी से कोई प्रॉब्लम ना हो। ठीक है, इसके बाद हम इसको आगे देखते हैं। इनमें स्पीसीज से लेकर जगत तक विभिन्न सेवन को आयु क्रम में दिखाया गया है, उसको अलग अलग उप सेवरक में भी बताए गए हैं, जो इसके बारे में डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, चित्र 1.1 में पदानुक्रम को देखे, बिल्कुल देखा है। क्या आप इस व्यवस्था के आधार पर स्मरण कर सकते हैं? हाँ, इसको तो याद करना ही है, इसके याद किए बिना काम कैसे चलेगा। ठीक है, उदाहरण के लिए हम स्पीसीज के जगत, हम स्पीसीज से जगत के ऊपर की ओर जाते हैं, वैसे वैसे समान गुणों में कमी आती है। इसके बारे में मैं बता चुका हूँ। सबसे नीचे टेक्स्ट आता है, सदस्यों में सबसे अधिक समान गुण होते हैं, यानी जाति में सबसे अधिक समान गुण होते हैं, क्योंकि सबसे नीचे जो टेक्स्ट है वो जाति है। जैसे जैसे उत्तर संवर्ग की ओर जाते हैं, उसी स्तर पर अन्य टेक्स्ट से संबंधित निर्धारण करने के लिए अधिक कठिन हो जाता है, जबकि वर्गीकरण की समस्या और भी जटिल हो जाती है। जैसे जैसे हम ऊपर जाते हैं यानी किंगडम की तरफ, उसी प्रकार वर्गीकरण की समस्या है वो और भी कठिन हो जाती है। ठीक है, अब यहाँ पे जो ये सारणी यानी ये जो टेबल दी गई वो टेबल बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसको क्या है एकदम याद कर लेना, यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है इस टेबल में से। तो इस टेबल को हम देखते हैं, जैसे सामान्य नाम देखते हैं। पहले सामान्य नाम मानव है। मानव का जैविक नाम क्या है? होमोसेपियंस। मानव का जैविक नाम क्या है? होमोसेपियंस। होमोसेपियंस में आप देख सकते हो कि इसमें जो जाति है वो है सेपियंस, जाति दी इसमें दर्शाई नहीं गई है। और इसका जो कुल है वो है होमो। होमो कुल को कौन, सॉरी वंश है वो है होमो, कुल तो इसका होमोनिडी है। ठीक है, जो होमो वंश है उसको होमोनिडी कुल में रखा जाता है। ठीक है, इसका गण कौन सा होगा? प्राइमेट, क्योंकि हम सब जानते हैं प्राइमेट होता है इसका। और वर्ग मेमिलिया, और इसका जो संघ है वो है कोर्डेटा। कोर्डेट्स और नॉन कोर्डेट्स के बारे में हम आगे पढ़ेंगे। ठीक है, अब आते हैं घरेलू मक्खी। इसका जैविक नाम है मस्का डोमेस्टिका। डोमेस्टिका इसकी जाति हो गई, मस्का हो गया इसका वंश। ठीक है, मस्का का कुल कौन सा है? म्यूसिडी है। कौन सा है? म्यूसिडी। ये थोड़ा यहाँ से इंपॉर्टेंट है। और इसका गण कौन सा है? डिप्टेरा है, ये भी याद कर लेना। और इसका वर्ग कौन सा है? इंसेक्टा है। ठीक है, और इसका संघ कौन सा हो गया? आर्थ्रोपोडा। कौन सा हो गया? आर्थ्रोपोडा। आगे आता है आम। इसके बारे में हम पहले से भी चर्चा कर चुके हैं। मेंजिफेरा इंडिका। इंडिका इज स्पीसीज एंड मेंजिफेरा जो है इसका वो है वंश। मेंजिफेरा वंश है वो एनआरकेडिएसी कुल में आता है। ठीक है, और एनआरकेडिएसी जो कुल है वो सेपिडेल्स गण में आता है। सेपिडेल्स गण है वो डाइकोटिलिडीन वर्ग में आता है। डाइकोटिलिडीन यानी डाइकोट, ये क्या है? डाइकोट, डाइकोटिलिडीन यानी डाइकोट को दर्शाता है। और इसका जो यानी प्लांट है, इसके लिए हम भाग बोलेंगे। भाग कौन सा हो गया? एंजियोस्पर्म हो गया। अब आता है गौ। ट्रिट्रिकम एस्टिवम। एस्टिवम क्या होगी? जाति। ट्रिट्रिकम क्या हो गया? वंश। और ट्रिट्रिकम वंश का कुल कौन सा हो गया? पोएसी। पोएसी कुल का गण कौन सा हो गया? पोएल्स। पोएल्स जो पोएल्स गण है उसका वर्ग कौन सा हो गया? मोनोकोटिलिडीन यानी मोनोकोट। और इसका भाग कौन सा हो गया? एंजियोस्पर्म। ठीक है, एंजियोस्पर्मी भाग हो गया। यहाँ तक आप सबको समझ में आ गया होगा। अब हम नेक्स्ट टॉपिक में लेते हैं वर्गीकी सहायता साधन। क्या लेते हैं? वर्गीकी सहायता साधन, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। काफ़ी बार यहाँ से भी क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं। ठीक है, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, अपने दोस्तों को भी बताएं, और ज़्यादा से ज़्यादा अच्छे तरीके से पढ़ें। ओके बाय, टेक केयर।